नमस्ते, मेरा नाम किशन कल्याणी है। ज़्यादातर आपने मुझे अनुभवी साथ अनुभव, जो हमारा गुजराती टॉक शो है, जिसपे गुजरात भर के अलग-अलग सेलिब्रिटी के साथ, व्यक्ति विशेष के साथ, सफल इंसान के साथ हम मिलते हैं, वहाँ आपने मुझे सुना है। लेकिन आज पहली बार हम अनुभवी साथ अनुभव का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हिंदी वर्ज़न में करने जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से आज हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं हिंदी भाषा में, जिसका हमने नाम दिया है, अनुभव की बात अनुभवी के साथ। क्या यस, मेरा इशारा उमाशंकर जी के पास है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है और कौन नहीं जानता अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल को, कौन नहीं जानता दोस्तों। तो आज उसकी भी बात होगी, लेकिन ज्यादातर जैसा मैंने बताया कि अनुभव की बात अनुभवी के साथ, तो उमाशंकर जी के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो यस, वेलकम टू शो। थैंक यू किशन भाई एंड हमारे सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आपने ये जो शो हमसे शुरू किया, इसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये हिंदी का कार्यक्रम आप कर रहे हैं और मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसके साथ ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसा व्यक्तित्व जो नेशनल लेवल पे जाने की जिसके अंदर क्षमता है, उसको ये पहला नहीं, लाखों आने वाले हैं हिंदी के इंटरव्यू, जो आप हिंदी के बहुत सारे लोगों से मिलते रहेंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू करते रहें। रही बात हमारी, तो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हम आप सबके सहयोग से 2016 में हमने शुरू किया था और वो शो इतना बढ़िया हुआ था कि आज भी लोग उसको याद करते हैं कि उसका जो सेटिंग्स, उसके जो लोग थे, उसमें जो बोलने वाले लोग थे, उसमें जो बाहर से स्पीकर्स आए थे, जो कार्यक्रम थे, इतने बढ़िया थे, आज भी लोग याद कर रहे हैं। हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं हर बार और हमेशा नए नए लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, नए सब्जेक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं। और अभी अगर लेटेस्ट बात करें तो 8 और 9 अक्टूबर को, आने वाले महीने की 8वीं और 9वीं तारीख को हमारा 7वां एडिशन होने जा रहा है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, उसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे। किशन जी, और आपको उमाशंकर जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई, 2016 को आपने याद किया, लेकिन मैं तो बहुत पीछे जाना चाहता हूँ। मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ, आपके जन्म के बारे में जानना चाहता हूँ। किस तरह से आप अपने बचपन में ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके अपने कॉलेज जीवन में प्रवेश आपने जिस तरह से किया होगा, उस एक माहौल को, उस एक दृश्य को मैं जानना चाहता हूँ आपके पास। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बात बताई और हमारे लिए भी बड़ा नोस्टैल्जिक हो जाएगा ये पीछे जाना। मतलब हमेशा आप अलग तरह की दुनिया में चले जाते हो। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में हुआ था। रायबरेली का ज़िले के ग्रामीण इलाके में हुआ था, जहाँ हमने प्राइमरी स्कूल, सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी सेक्शन किया। उसके बाद हमारा जूनियर सेक्शन भी सरकारी विद्यालय में ही था। फिर आगे की जो पढ़ाई है वो भी सरकारी विद्यालय में हुई। पढ़ने में बड़ा मेधावी था, मतलब शुरू से ही, बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक़ था और पढ़ने में ही इंटरेस्ट रहता था। खेलने का भी होता था, बट खेलने में उतना इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ना ही चाहता था बस, कि पढ़ने का टाइम मिलता रहे और उसमें आनंद लेते रहें। तो ये साहित्य, आप जितना, मेरे अंदर उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हिंदी में बहुत मार्क्स आते थे, अंग्रेजी में बहुत मार्क्स आते थे, मैथ्स में भी आते थे, लेकिन जो साहित्य है उनसे बड़ा लगाव था। फिर बात होती है कि चलो हम अपने आगे चल के जीवन भी चलाना रहता है, घर भी चलाना रहता है। तो मुझे यंग एज में जॉब करना पड़ा। 17 साल 4 महीने की मेरी जब उम्र थी, तब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, इंडियन एयरफोर्स। उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की तरह 3 साल की बेंगलोर में ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद हमने 15 साल तक एयरफोर्स में जॉब किया। 1996 में मैं अहमदाबाद आया, वडसर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में। फिर वहाँ पे अराउंड 4.5 ईयर्स तक काम करने के बाद 2001 अप्रैल में हमने डिस्चार्ज लिया वहाँ से, वॉलंटरी डिस्चार्ज था ये। और फिर हमने ये बिजनेस शुरू किया। थोड़े दिन मार्केट का एक्सपीरियंस किया, उसके बाद ये बिज़नेस शुरू किया और तब से बड़ा स्टेबल बिजनेस हमारा चल रहा है। कंटिन्यूसली ग्रोथ ही हुई है जब से हमने किया। हर साल हमारा, जैसे कि लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे, तो जीवन में हमें ग्रो करते रहना होता है। अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो नीचे जाओगे, या तो आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। पैरेलल बिल्कुल स्टेबल नहीं रह सकते हैं। तो हमारा पर्पज़ यही रहता है कि हमेशा हर साल कुछ ना कुछ अच्छा करना है, कुछ ना कुछ आगे जाना है और रोज़ नई बातें करना है, नई चीज़ें सीखना है। जी।
आपने बिजनेस का जिक्र किया तो ज्यादा और मैं उसमें जानने की रुचि रखता हूँ कि आपके बिजनेस मतलब बारकोड टेक्नोलॉजी का आपने बिजनेस आई थिंक शुरू किया जी। था, तो किस तरह से वो शुरू हुआ, फिर स्टेप बाय स्टेप बिजनेस में किस तरह से आपकी रुचि बढ़ती गई और वहां से किस तरह से का आनंद आपको मिलता है? बिजनेस की बात करें तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, हम एक सेशन भी अभी कर रहे हैं कि जिनको कुछ नया करने का मन होता है, उनको बस करने में मज़ा, कुछ नई चीज़ होगी तो मज़ा आता है। जब मैंने ये लाइन जॉइन किया, मेरा एमबीए का प्रोजेक्ट भी यही था जो अभी बिजनेस कर रहा हूँ। टाइम एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने एमबीए के टाइम में इसमें प्रोजेक्ट किया था, जिसमें पूरे अहमदाबाद में क्या पूरे गुजरात में हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का सर्वे किया था, जहाँ पे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, सैलरी सिस्टम है, और भी बहुत सारे डिस्पैच के सिस्टम है, वो लोग मैनुअल करते थे। सब रजिस्टर में लिखेंगे, फिर सैलरी बनेगी। तो हमने उनको बताया कि आप सब इसके लिए आप जो अभी थंब लगाते हो, ये हमने 1999 में किया था इस पे प्रोजेक्ट। तो जैसे लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया, तो क्योंकि एक क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको बस मज़ा आएगा। जैसे आपने एक कविता लिखी, एक लाइन लिखी, या आपने कोई किसी कंपनी को कोई ऐसी चीज़ दिया जो उनके यहाँ नया हुआ, और वो सब लोग खुश हो गए, वाह क्या बात है, ये तो हमारी समस्या थी और इससे हमें बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये मुझे आनंद देने लगा। ये मुझे उस टाइम बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे मैनुअल से टेक्नोलॉजी में जब जाना होता है तो बड़ी रेसिस्टेंस होता है, एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी होता है, मैनेजमेंट की तरफ से भी होता है, पैसा भी खर्चा करना होता है, तो कई बार बजट भी नहीं होता है। लेकिन जो लोग यूज करने लगे धीरे धीरे, पहले तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे इसमें, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ा, आज आप जाएंगे तो किसी भी जगह पे, किसी भी दुकान पे, किसी भी मॉल में, किसी भी कंपनी में बारकोड आपको मिलेगा। अभी तो सारे पेमेंट भी बारकोड में, ये क्यूआर कोड हमारा ही है। क्यूआर कोड इज ए टाइप ऑफ बारकोड। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, और इसकी वजह से देखिए, बिजनेस को आप तब तक नहीं कर पाएंगे, मेरा अपना ख्याल ये है कि तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका उसमें पैशन ना लगा हो, तब तक आप उसको एंजॉय ना करते हो। पैसा तो आएगा, थोड़ा कम भी होगा, थोड़ा ज़्यादा भी होगा, लेकिन अगर वो काम करने में मज़ा आएगा तो फिर आप उसको कंटिन्यू करोगे, और खुद ही नहीं करोगे, उसको एक लेगेसी की तरह ले जाओगे। हम ये नहीं चाह रहे कि आज हम पैसा कमा लिए, ज़रूरत थी जितनी, चलो बंद करो और बंद कर दो बिजनेस और रेस्ट करो। ये नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पूरे समाज को, पूरे इंडस्ट्री को एक टेक्नोलॉजी देना है, एक उनके बिजनेस को फैसिलिटेट करना, उनके बिजनेस को मदद करना है। हमारा बिजनेस ऐसा है जो हम मदद करते हैं, तो ये बड़ी खुशी देता है जी। लेकिन इसके साथ जिस तरह से बिजनेस बढ़ता गया, साल आगे बढ़ते गए, मुझे ये जानना है कि बिजनेस का आपका मंत्र क्या है? आनंद, सफलता, या फिर ग्रोथ? देखिए, ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारा, एक तो आनंद है, और एक दूसरा मेरे लिए जो सबसे बड़ी ये बात हमने शायद आज आपको ही बताने जा रहा हूँ, मैंने पहले शायद कभी बताई भी नहीं, और ये सवाल मेरे दिमाग में आया तो था, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। थैंक यू सो मच कि आपने ये पूछा सवाल। ये सवाल ऐसा है कि कई बार आपको सपोज आपके यहाँ कोई बिजनेस नहीं करता था, और आपको इस लाइन का कुछ पता भी नहीं था, तो आपके लिए एक चैलेंज भी हो जाता है, और आपके लिए एक चीज़ ऐसी होती है कि आप समाज को बताना चाहते हो कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हो, तब भी आप बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि हमारा भारत ऐसा है जो एस्पायरिंग कंट्री है, जिसमें यंग लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, जिनके परिवार में दूर दूर तक पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया। अब उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जो समझदार लोग हैं, जो कर सकते हैं। केवल इस रेसिस्टेंस की, मेरे पास बिजनेस का अनुभव नहीं है, पता नहीं सपोर्ट मिले ना मिले की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी मेरा एक अंदर से यही रहता है कि इसको बहुत अच्छी तरह से करना है, जिससे जो जानते हैं और जो बाद में जानेंगे या अभी जान रहे हैं, जो पहले से जानते हैं, उन सबको पता चले कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं की जा सकती। आप बिजनेस को भी कर सकते हो, और बिजनेस में ऐसा नहीं है। और इसके साथ में क्या हो रहा है कि आपको जॉब की ज़रूरत नहीं, आप जॉब गिवर हो जाते हैं। तो हमारे केस में हमें ये जो चीज़ है कि एक तो प्रूव करना कि बिजनेस कोई भी कर सकता है। हमारे पास में भी, हमारे यहाँ जितने बच्चे काम कर रहे थे, आपको जान के ये खुशी होगी कि 4-5 लोगों ने हमारे साथ 10-10 साल काम करके वो खुद बिजनेस कर रहे हैं।
और वो एक तरह से हमारे कंपटीटर भी हो गए, पर मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने कभी भी उनको, उनके बिजनेस को, हमारे भी ऑर्डर्स लेते हैं वो कई बार, लेकिन हमने कभी उनको डिस्करेज नहीं किया। मैंने बोला करो यार, हम तो हमारा तो बड़ा पुराने हो गए हैं, बड़े इस्टेब्लिश्ड हैं, हमारे पास तो नए नए लोग आते ही रहते हैं रोज, और हम कई बार मना भी करते हैं कि नहीं भाई आज अब हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, आप करो, करते रहो। तो ये जो खुशी है एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना, बिजनेसमैन क्रिएट करना, ये खुशी प्लस प्रूव करना, एक पॉइंट प्रूव करना कि देखिए आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, चाहे आप मिलिट्री में रहे हो, चाहे आप टीचर रहे हो, चाहे आप जो भी रहे हो, अगर आप करना चाहते हो तो उसको ईमानदारी के साथ भी कर सकते हो और वैल्यू सिस्टम के साथ कर सकते हो। मेरा सबसे बड़ा ये रहता है कि हम जो बिजनेस करेंगे उसको एक एथिक्स के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बिजनेस में बेईमानी करोगे या प्राइसेज कम ज़्यादा करोगे तभी आप बिजनेस कर सकते हो। मेरा अपना सिस्टम है कि हम वैल्यू सिस्टम के साथ बिजनेस को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाते हैं इस केसेज में कि मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं करोगे, सीधे 10 करोड़ से आप 100 करोड़ या 500 करोड़ करने लगो, वो नहीं होगा। लेकिन आपको जो आनंद मिलेगा, आप जो एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करोगे, वो एक स्टेबल रहेगा और वो समाज को, बहुत सारे लोगों को बिजनेसमैन बनने में मदद करता है। यस, बहुत बढ़िया बात की सर आपने। और इसी के साथ मेरे मन में एक सवाल और चल रहा था कि आपने 17 साल की उम्र से ही जॉब करना शुरू कर दिया है। ये जवाब के पीछे ये सवाल खड़ा होता है, यही साहित्य के साथ जुड़े हुए लोगों की एक, मुझे लगता है एक पहलू जुड़ जाता है, कड़ियाँ जुड़ जाती है जी। आज का यूथ जिस तरह से काम करता है और आपने अपनी उम्र में, अपनी युवानी में जिस तरह से काम किया है, किस तरह से युवानी ने आपको एक सबक दिया है, किस तरह से एक युवानी ने आपको कोई सीख दी है? क्योंकि हर युवान व्यक्ति के जीवन में उसकी जो युवानी होती है उसमें उसको सबसे ज्यादा सीख मिलती है या फिर सबक मिलता है, ऐसा कह दीजिए आप। जी बिल्कुल। तो अपना तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि अनुभव जानना है। तो मुझे आपकी युवानी की ये 2-3 ऐसी बातें जाननी है कि जो जीवन भर आपके साथ जुड़ी है। हाँ, बहुत बढ़िया बात आपने की। इनफैक्ट ये सवाल हमें भी कई बार कौनता रहता है कि खोने और पाने के बीच हम कहाँ पे खड़े हैं, हमने क्या खोया अगर यंग एज में हमने जॉब किया, और हमने क्या पाया अगर हमने यंग एज में जॉब किया। तो खोने वाली अगर हम बात करें तो देखिए 17 साल 18 साल की उम्र बहुत कम उम्र होती है, बहुत कच्ची उम्र होती है। मुझे याद है जब मैं बेंगलोर में था तो कभी घर की याद आती थी तो हम कहाँ अकेले में कोने में जाके किस तरह से रोते थे। और उस टाइम पे 85 की बात है, 85 में चिट्ठियाँ गाँव से जब जाती थी तो 1 महीने लग जाता था। अब फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, टेलीफोन नहीं था उस टाइम पे। मतलब टेलीफोन करना है तो 30 किलोमीटर दूर जाके टेलीफोन ऑफिस में जाना है, वहाँ से लगाना है। अब लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ पे तो टेलीफोन भी नहीं है, क्योंकि हम मिलिट्री में थे तो वहाँ कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस में होता है और वो सब फैसिलिटीज होती नहीं है ट्रेनीज में। तो वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मतलब वो चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक युवक व्यक्ति खो देता है कि आपको जो ये 17 से 21 साल की उम्र होती है, ये एक ऐसा जीवन का पड़ाव होता है जिसमें आप ग्रो हो रहे होते हो, मैच्योर हो रहे होते हो, दोस्तों के साथ खेलते हो, आपकी फिजिकल बढ़ना शुरू हो जाते हो। हमने तो दाढ़ी भी वहाँ जाके बनाना शुरू किया था। तो ये जो चीज़ें होती हैं 17 से 21 में बच्चे लोग खेलते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं रेगुलर। फ़ायदा ये हुआ कि हमने 17 साल 4 महीने की उम्र से ही अपने घर को पैसे हमें मिलने लगे, सैलरी अच्छी मिला करती थी उस टाइम पे। तो हमने वो जो सपोर्ट किया वो बड़ी खुशी मिलती है कि उस टाइम पे घर में सरकारी जॉब में कोई था नहीं और खेतीबाड़ी का काम था घर में। तो खेती में अब आज भी और पहले भी देखिए कोई उस तरह की इनकम नहीं होती कि आप कुछ कर पाओ, घर चल जाता है। तो अगर कैश की व्यवस्था होने लगती है, मतलब उनको इनकम हो जाती है, तो वो एक बड़ा रिलीफ हो जाता है घर परिवार के लिए भी और लोगों के लिए भी। ये सुख रहता है कि हमने अपने परिवार को बहुत जल्दी एक पैसे की परेशानी से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये जो दुख होता है कि हमने कुछ 4-5 साल बाद में वहाँ पे भी लोग हो जाते हैं दोस्त आपके, लेकिन वो प्रोफेशनल दोस्त हो जाते हैं, पूरे जीवन दोस्त रहते हैं। लेकिन वो 6 महीने तक दूसरे हैं, फिर 6 महीने बाद चेंज हो जाएंगे, फिर ट्रेनिंग पीरियड कुछ हो जाएगा। तो वो, लेकिन ये जो 3-4 साल कॉलेज के टाइम होते हैं, जो कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, वो मिस करते हैं। वो मैंने और लोग जो होते हैं उनसे मैं मिस करता हूँ इन चीज़ों को। सही है सर। तो फिर किस तरह से जीवन में साहित्य जुड़ा, कब साहित्य का प्रवेश हुआ? देखिए पढ़ाई का तो ऐसा इशू था कि हमें पढ़ाई करते ही रहना है। वहाँ जाने के बाद हमने फिर ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंग्लिश में। जोधपुर में था, राजस्थान में पोस्टेड, तो वहाँ पे हमने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। फिर क्योंकि हमें ये प्लान था कि हम बाहर जाएंगे और कुछ ना कुछ
दूसरा भी करेंगे। अभी जो कर रहे हैं वो तो हम अच्छी तरह से कर ही रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि जीवन केवल इतने से जीवन जीने के लिए नहीं बनता है। हम चाहते तो पूरा जीवन भी कर सकते हैं कोई काम, लेकिन अगर हम चाहें तो जीवन को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, जिसमें हम आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, और शायद नहीं छोड़ा होता तो आपसे मुलाकात भी नहीं होती। तो फिर हमने MBA भी किया। MBA करने के बाद हमने सोचा कि अब हम थोड़ा सिविल लाइफ में देखेंगे, बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, ये तो नहीं डिसाइड किया था उस टाइम पे। लेकिन जब हम अहमदाबाद आए तो अहमदाबाद की लोग पूरी दुनिया में मशहूर है, अहमदाबाद की हवाओं में बिजनेस घूमता है, बिजनेस दौड़ता है। मतलब आप यहाँ आ जाओ तो आपको जो हवा लगेगी उसमें आपको लगेगा नहीं हमें कुछ करना है, अब हम कुछ कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं। ये इसके लिए अहमदाबाद को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं कि इसकी हवा ने एक नॉन बिजनेसमैन जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जीवन में बिजनेस करेंगे, हम बड़े ऑफिसर बनेंगे, बड़े मैनेजर बनेंगे, बड़े डायरेक्टर बनेंगे, ये सब तो सोचा था, लेकिन हम खुद अपना बिजनेस करेंगे ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि बिजनेस हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में दूर दूर तक कोई नहीं करता था। तो ये बात जब आई, और हमारा जो लाइन भी थी टेक्नोलॉजी की ऐसी है कि क्रिएटिविटी हो रही थी उसमें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जब लोगों के यहाँ जाते थे तो वो बोलते कि आप दे दीजिए, ये साहित्य क्रिएट करने जैसा। साहित्य देखिए, हम जब आप बातें कर रहे हैं तो ये भी बात करना ज़रूरी कि साहित्य केवल कविता लिखना नहीं है, केवल किताब लिखना नहीं है। हमारा तो, मेरे लिए साहित्य मतलब जीवन है। हमारे लिए उठना बैठना, सोना, खाना पीना सब साहित्य ही है। तो हमारे व्यवहार में भी साहित्य रहता है। अब वहाँ गए तो हम देखते हैं आपका तो ये देखिए ये सही नहीं चल रहा है, आप इतना महंगा लेके ये काम कर रहे हो, इससे कम से कम चला सकते, ये टेक्नोलॉजी यूज करिए। जब वो लोग यूज करने लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है अरे वाह कुछ नया क्रिएट हो गया। अब जो नया चीज़ क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, वो चाहे आप कविता की नई लाइन बना दीजिए या कोई नया सिस्टम डेवलप कर दीजिए, उसमें आनंद आने लगता है। ये साहित्य का मैं थोड़ी सी एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा पीछे जाके, वो ये है कि हमारा जो, जहाँ मैं बचपन में था 17-18 साल, इनफैक्ट अभी गुजरात में मैंने सबसे ज़्यादा, मतलब जो उत्तर प्रदेश हमारा होम स्टेट है उससे ज़्यादा हम अभी गुजरात में रह चुके हैं। अराउंड 22 से 23 साल यहाँ रहते हुए हो गया, 17-18 साल ही कंटिन्यूस वहाँ रहा हूँ। लेकिन जो बचपन की चीज़ें होती हैं, लोग बोलते हैं वो एक बार जो बचपन की छाप पड़ जाती है ना, वो आपके साथ पूरा जीवन रहती है। तो वो जो शहर, वो जो डिस्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलरली हमारा रायबरेली, वहाँ पे बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। अगर आपने हिंदी के साहित्यकारों का नाम सुना हो तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सब लोग वहीं के हैं। वहाँ पे उन्होंने साहित्य की रचना की है। तो साहित्य तो क्या होता था कि हमें साहित्य में किताबें पढ़ने का बहुत शौक भी था, तो ये चलता रहा। लेकिन एक, जैसे बताया ना कि हमें घर भी चलाना होता है, सब सेटल भी करना होता है, उसके वजह से कुछ समय के लिए हमें ब्रेक लेना होता है। कि ब्रेक मतलब ऐसा वो ब्रेक नहीं है कि जैसे अगर क्रिकेट की एनालॉजी में बात करें तो आपने देखा होगा शुरू में कैप्टन्स जोर लगाते हैं, बैटिंग वाले बॉलिंग वाले भी 15-20 ओवर तक देखते हैं क्या होता है। फिर वो एक 20 से 50 ओवर वाले मैच में 20 से 35 के बीच में सब लोग सोचते हैं यार लेट द टाइम पास, अभी जो होना है थोड़ा थोड़ा वो रन भी बनने दो, ओवर भी खत्म होने दो, दैट टाइम। तो ये मेरे लिए एक पीरियड ऐसा था कि ये ऐसा टाइम है जिसमें सब हो जाने दो, फिर हम जोर लगाएंगे लास्ट के उसमें, जिसमें हमें जीवन का जो सपना है, जो पर्पज है, जो हम अपने लिए करना चाहेंगे कि नहीं ये मुझे खुशी वाला काम है, इसमें पैसे की मुझे सोचना नहीं, ना मुझे कमाने की सोचना है, ना खर्चा करने की सोचना है। अब अभी यही सिचुएशन है, ना तो मैं कमाने की ज़्यादा सोचता हूँ, ना मैं खर्चा करने के लिए, कि अभी काम करना है तो करना है, उसके बदले बहुत ज़्यादा प्लान नहीं बनाना होता है। तो ये ऐसा समय चल रहा है अभी कि हम अपने जीवन के स्वर्णिम काल से गुजर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें बिजनेस में भी पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन और उसके उस लेवल पे हैं कि हम हर तरह का सॉल्यूशन बैठे बैठे भी दे सकते हैं, सोते सोते भी दे सकते हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इतना सब हो गया है। yes. और साहित्य ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमें पहले से ही प्लान था। जब मैं अहमदाबाद में आया तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी और सपने ये रहते थे कि नहीं हम कहीं बैठें तो चाय की नुक्कड़ पे बैठें तो भी साहित्य की बात होती रहती थी। गुजरात बहुत ही रिच है साहित्य के मामले में, चाहे सौराष्ट्र की तरफ चले जाइए, चाहे आप बड़ौदा की तरफ, अहमदाबाद अपने आप में साहित्य के मामले में बहुत रिच है। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी जितनी लोगों से मुलाकात होती थी तो पता चलता था, तो मुझे ऐसा अपने आप लगने लगा कि नहीं मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है, क्योंकि रहना तो यहीं है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो पूरे शहर को साहित्यमय करे। कहीं भी रहो, आप चाय की दुकान पे रहो, आप होटल में बैठो। तो हमने फिर बात ये हुई कि किसी चीज़ को अगर
करना है तो जरा अच्छी तरह से करना है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आप अगर एकदम छोटा छोटा करते रहो तो फिर लोगों तक पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने जो पहला एडिशन किया था वही 5 स्टार होटल में किया था। मतलब हमारे जितने गेस्ट थे वो सब क्राउन प्लाजा में ठहरे थे और बड़े लेवल पे किया था। तो 2016 से ही जैसे ही हमने स्टार्ट किया था, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और सब लोग जानने भी लगे। तब से उत्साह भी बढ़ा कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है, चलो करते रहते हैं। तो ऐसे जर्नी मतलब शुरू हुई और इस तरह से चल रही है। यस। इसके साथ एक सप्लीमेंट्री सवाल जी देता हूँ कि क्यों आप ये फेस्टिवल करते हैं, इसके पीछे का मूल कारण क्या है? आपने विस्तार से तो मुझे बताया कि साहित्य को बढ़ावा थोड़ा मिले, साहित्य के साथ लोग जुड़े जी। लेकिन एक होता है कि जो हमारे मन में, हमारे दिल में रहता है, एक विचार, बीज। हाँ, इस वजह से ये काम हो रहा है। क्या बात है, इस वजह से ये काम हम करते जा रहे हैं। भाई किशन भाई है ना, आप इतने बढ़िया इंटरव्यूअर हो। यू आर रियली बेस्ट इंटरव्यूअर एंड यंगेस्ट इंटरव्यूअर। क्योंकि इस तरह के जो सवाल लेके आते हैं ना, ये सवाल मतलब आप किताब में आप लिख के लाए हो या पहले से प्रिपेयर करके आए हो तो नहीं निकलेगा। ये सवाल निकलेगा आपने जो सुना है और उसको उसके पीछे की बात जाना। ये बड़े कठिन सवाल होते हैं और इनके जवाब भी थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ देने की। ये सवाल ऐसा है कि देखिए 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं इसमें कि एक तो ये होता है कि आप, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें लोग, हमारे जो काम है, हमारे अंदर जो एक क्षमता है उसको मैं दुनिया तक पहुंचाऊं। अब दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। अब माध्यम भी आप ऐसा ढूंढने लगते हो कि चलिए कोई ऐसा मिले जिसको मैं कर भी सकूं, मेरी समझ का भी हो, मेरा इंटरेस्ट भी हो और मेरे बस का हो, और साथ में जो जिससे जो बेनिफिशरीज हैं, जिससे इसको फायदा होने वाला है, वो लोग भी प्योर हों। मतलब उनको कुछ फीड कर सको, उनकी ज़रूरत है और आप उसको फीड कर सको। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हो लेकिन लेने वाले लोग नहीं हैं, तो फिर वो सप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अप्रिशिएट नहीं होगे और आपको उसमें से धीरे धीरे इंटरेस्ट चला जाएगा। आज भी ये लिटरेचर फेस्टिवल से मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आप ये समझिए कि ये ठीक है कि थोड़ा देखिए व्यक्ति स्वार्थी होता है, उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रसिद्धि मिले तो हमें अच्छा है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को चाहिए होता है कि लोग हमें जानें, लोग हमारे काम को अप्रिशिएट करें, और इसके मामले में हमें थोड़ा स्वार्थी रहना भी चाहिए। अगर आप स्वार्थी नहीं हो, आप नहीं चाहते हो कि लोग मुझसे मिलें या मेरे से बात करें या मेरी बात को लोग सुने, तो आप नहीं करोगे। धीरे धीरे आप क्या होगा कि आप अपने आप से ऐसी अवस्था में चले जाओगे कि नहीं ठीक है, अब कुछ ऐसा नहीं है। तो जब आप नए लोगों से मिलते हो, आप अपने आप को स्वस्थ रखते हो, फिट रखते हो, दिमागी तौर पे तरोताज़ा रखते हो, तो हमें एक तो ये कि चलो हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि आप एक सर्टेन लेवल पे, आप जैसे हम जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस से हम अपनी बातें, जो हमारी पर्सनल बातें, इसे हम टेक्निकल चीज़ें तो लोगों को दे पा रहे हैं, वो संतुष्टि मिल रही है, लेकिन जो क्रिएटिव पार्ट हमारा छुपा हुआ रह गया था, उसको वेंट करने का, उसको बाहर लाने का एक माध्यम है ये। और ये माध्यम की वजह से क्या हो रहा है कि हमें दुनिया में, देश के और दुनिया के और अपने उत्तर प्रदेश, अपने गुजरात के जितने लोग हैं, उन सब लोगों तक पहुंचने का भी बड़ा हमें फ़ायदा मिल रहा है। ये ऐसे नहीं हो सकता था। आप बिजनेस के थ्रू नहीं पहुंच सकते हो और दूसरी चीज़ों के थ्रू नहीं पहुंच सकते हो। मेरा सवाल का एक अंत में छोटा ही जवाब ये है कि पढ़ने का भी जो शौक़ था, वो शौक़ इससे पूरा होता है। मैं जब अभी जैसे 60 स्पीकर्स हैं, 60 स्पीकर्स में सबकी प्रोफाइल आ जाती है, मैं सबकी प्रोफाइल को पढ़ता हूँ, उसको सॉर्ट करता हूँ, फिर मुझे लगता है कि अब इनको इस सेशन में बैठाना है। कोई मुझे ये नहीं बताता कि मुझे इस बारे में बात करना है, हम उसको बनाते हैं। पिछले 5-6 सालों से जितने हमने कंटेंट क्रिएट किए, वो सारे ओरिजिनल कंटेंट हैं, जितने भी हैं वो सारे बनाए हुए हैं। जैसे आप सवाल पूछते हैं, ऐसे ही हम इसके सब्जेक्ट बना देते हैं, और वो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कई बार स्पीकर बोलते हैं कि मुझे तो पता नहीं चल पा रहा है, आप ये जो सवाल आपने जो टॉपिक बनाया है, पता नहीं हम बोल पाएंगे कि नहीं। मैंने बोला कि आप बिल्कुल तैयारी करके मत आना, हमने आपकी प्रोफाइल पढ़ी है, आपको सवाल ऐसा मिलेगा कि आप सोचोगे और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमें ये बोलना है, और वो निकल जाएगी बात, जो आप अभी करवा रहे हो। कि ये बात हम कभी स्पीकर्स हमारे कई बार ऐसी चीज़ें बोल के चले जाते हैं जो कभी बोले नहीं थे या कभी सोचे भी नहीं थे कि हम बोलेंगे। तो
ये जो पढ़ाई वाला मेरा एक शौक था कि हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, तो एक तरह से मेरी रिसर्च हो जाती है पूरे गुजरात के, पूरे इंडिया के, पूरे बाहर के जितने ऑथर्स हैं, स्पीकर्स हैं। मैंने फेस्टिवल के बाद से गुजराती साहित्य को भी बहुत ज़्यादा जाना है, पूरे इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा जाना है, और अभी तो विदेशों के भी बहुत सारे स्पीकर्स हमारे पास भी आते रहते हैं कि मुझे भी बुलाइए। तो ये जो शौक पूरी दुनिया को जानने का है वो पूरा होता है। एक ये बड़ी मतलब जो हमारी ख्वाहिश रहती है अंदर से, ये पूरा होती है। इसकी वजह से हम करते हैं। कई बार हमें बड़ी परेशानियां होती हैं, लोग बोलते हैं आप बड़े हाउ क्रेजी यू आर यार, आप इतना टाइम बिगाड़ते हो, कई बार अपना बिजनेस का टाइम भी दे देते हो, पैसा भी जाता है और भी तमाम तरह से परेशानियां रहती हैं। तो मेरा उनको यही सवाल रहता है कि ये देखिए, मेरा अपना स्वार्थ है कि मैं अपने आप को जीवित रखने के लिए ये काम करता हूँ। नहीं तो मैं अगर ये फेस्टिवल इस बार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप नहीं करो। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे एकदम अलायु रखती हैं। रात में 12-1 बजे तक भी काम करता हूँ, सुबह जल्दी जग के काम करता हूँ। तो ये एक पर्पज़ है इस फेस्टिवल को करने का और करते रहने का। बहुत बढ़िया तरीके से उमाशंकर जी ने अपनी बात रखी, और इस बात के पीछे देखिए कितनी सारी बातें रहती है, कितने सारे विचार रहते हैं, कितनी उम्र इसमें लग गई होगी ये फेस्टिवल तक लाने के लिए और इस तक पहुंचने के लिए। यस उमाशंकर जी, आपके साथ बात करने का बहुत आनंद हुआ मुझे। थैंक यू सो मच। अनुभवी के साथ आज हमने बात की है। अनुभव की बात अनुभवी के साथ हमारा सफल प्रयोग रहा है, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आपने इतने बढ़िया सवाल पूछे और आपने हमें मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे बात करने का। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और आपसे मिलना अपने आप में एक सौभाग्य है, क्योंकि आपसे जैसे ही मिला मुझे लगा कि हमने एक बहुत ही गुणी, बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जिसका एक बहुत उज्जवल भविष्य है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।